हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी आईएएस। कैसे आप सभी लोग? आई आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके इस धमाकेदार नंदनी आईएएस के इस धमाकेदार सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारे डेली करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको डेली मिला करेंगी। दोस्तों जी हाँ, डेली जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें यूपीएससी में करंट अफेयर्स या किसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है आज की सभी परीक्षकों की जो भी एग्जाम बोर्ड कंडक्टर हैं, इन सभी की निगाहें आपके करंट अफेयर्स पर पड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं। क्यों? वो जानना चाहते हैं कि वो जो अभ्यर्थी है वो कितना अवेयरनेस है, चीजों को कितना जान रहा है, चीजों को कितना सीख रहा है डेली करंट अफेयर्स से। आप देखिए, तो दोस्तों आपके यूपीएससी में जो भी करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक होते हैं वो कोई अलग से नहीं होते। अब देखिए, आपके करंट अफेयर्स आपके इकोनॉमी से जुड़ेगी, आपके एनवायरनमेंट से जुड़ेगी, आपके ज्योग्राफी से जुड़ेगी, आपके इकोनॉमी जुड़ेगी, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलती हैं और यही से आपकी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। आप मेंस में जाएंगे, जब आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं या कोई निबंध लिखते हैं तो हम उसमें करंट अफेयर्स की चीज क्यों डालते हैं? क्योंकि परीक्षक को हम ये दिखा सकें, जो हमारा एग्जामिनर है हम इसको ये दिखा सके कि देखो हम चीजों को कितना करंट से रिलेट कर रहे हैं, हम कितना अवेयर हैं कि अभी वर्तमान में क्या घट रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे मेंस देने वाले हो 2025 का, चाहे किसी का इंटरव्यू देने वाले हो, आपको ये करंट अफेयर्स मदद करेगी। तो दोस्तों, इसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं तो हम आपको वो देंगे, पढ़ाएंगे अभी, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और इसकी जो पीडीएफ है हमारी जो दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, ठीक है। अब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम आपको सब बताएंगे। पहले आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। और अभी तक आप सभी लोगों ने अगर हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए बढ़ते हम आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो आपके नंदनी आईएएस के माध्यम से धमाकेदार सेशन में आप सभी लोगों को कराया जा रहा है। क्या है पहला टॉपिक? देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक आपके प्रधानमंत्री और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से की गई है। देखिए, आप चित्र देख रहे होंगे, देखिए, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं शॉर्ट में NWB, की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो कौन सी बैठक है? 7वीं। आगे हम देखते हैं इसको। देखिए, इस बैठक में वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई है। हमको कैसे वन्य जीवों का संरक्षण करना है, हमें कैसे पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इन सभी चीजों पर व्यापक चर्चा हुई है इस बैठक में। बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य देखिए क्या है कि वन्य जीवों की सुरक्षा, मानव पशु संघर्ष का समाधान करना, मतलब मानव पशु का जो संघर्ष होता है उसको कम करना, और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, इस पर बात हुई है ना। अब जो भी मानव पशु संघर्ष है उसका बिल्कुल समाधान निकाल लो, या फिर उसका जो भी जो संघर्ष अधिक मात्रा में देखा जा रहा है उसका कम से कम किया जा सके। तो इन सारी चीजों पर यहां पर बात हुई है। अब देखिए प्रमुख घोषणाएं। अब क्या क्या घोषणा आप देखिए। नदी डॉल्फिन संरक्षण, पहली बार अनुमान रिपोर्ट जारी, मतलब पहली बार अनुमान से एक रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए कि भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 दर्ज की गई है। कितनी? 6327 दर्ज की गई है। सर्वेक्षण 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया। अब ये संख्या कैसे मालूम पड़ी है? हमने 8 राज्यों को, सरकार ने 8 राज्यों का सर्वे किया है, 8 राज्यों के 28 नदियों का सर्वे किया है, तब ये हमारा डाटा निकला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन, उसके बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल और असम में पाई गई हैं। तो ये आपके क्रम है जो आपकी यूपीएससी पूछा जा सकता है, ठीक है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों और स्कूली बच्चों की जागरूकता बढ़ाने की योजना की गई है। इसमें डॉल्फिन संरक्षण के लिए जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी स्कूली बच्चे हैं, तो इनको जागरूक किया गया है कि हमें डॉल्फिन की सुरक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है। अब देखिए 2025 में शेरों की गणना का 16वां चक्र शुरू होगा। देखिए कब? 2025 में, जो आपकी यूपीएससी में पूछा जा सकता है।
आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, XYZ सभी के लिए उपयोगी है। आप इसे बिल्कुल मिस मत करिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए और उनको कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिला करेंगी जिसमें कई टॉपिक रहा करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए। तो दोस्तों आप कहीं नहीं भागना, आपको हर चीज आपको यहां मिलेगी, है ना। अब देखिए, वन्य जीवों के स्वास्थ्य की निगरानी और शोध में मदद के लिए जूनागढ़ में राष्ट्रीय रेफरल सेंटर स्थापित किया। कहां पर? जूनागढ़ में राष्ट्रीय रेफरल सेंटर स्थापित किया गया और यह राष्ट्रीय रेफरल सेंटर स्थापित होगा कहां पर? जूनागढ़ में। कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। कहां पर? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में। घड़ियालों के संरक्षण के लिए नई परियोजना। भाई घड़ियाल आपने देखा होगा, घड़ियालों का संरक्षण भी तो करना है, तो उसके लिए नई परियोजना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई कार्य योजना लागू की जाएगी। इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। जंगल की आग का पूर्वानुमान लगाना। जब जंगल की जैसे आग लगती है ना, तो जंगल की आग का पूर्वानुमान और रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण, जैसे हम FSI बोलते हैं, तथा VBISAGN के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यह भारत सरकार का एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका भारत सरकार का एक कैसा है? शीर्ष वैधानिक निकाय है। कैसा? वैधानिक, यह ध्यान रखेंगे, थोड़ा फैक्ट है। जो वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का तैयार करने में सहायता करता है। आगे हम देखते हैं, देखिए, गठन वर्ष 2003 भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 WLPA की धारा 5A के तहत इसका गठन हुआ है। अब देख लीजिए, मुख्य कार्य क्या है? भाई इसके मुख्य भी कार्य तो हैं। देखिए, वन्यजीव संरक्षण नीतियों का निर्माण इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी, ठीक है। तो इसके क्या है? इसके मुख्य कार्य हैं। तो ये जो भी राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्यजीव अभयारण्य हो गए, और इनका संरक्षित करना है ना, जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी क्या करेगा? निगरानी करेगा। अब देखिए, वन्यजीव परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी देना इसका कार्य है। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए रणनीतियां विकसित करना। जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या जो प्रजाति लुप्त हो रही है, तो उनके संरक्षण के लिए रणनीतियां विकसित करना। भाई उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है जो लुप्त होने से बचे, आप समझ पा रहे होंगे। संगठन की संरचना आप देखिए, 47 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष कौन होंगे इसके? प्रधानमंत्री जी, ठीक है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। और सदस्य कितने इसमें? 47 सदस्य। तो ये थोड़ा फैक्ट है और आपकी यूपीएससी यही से क्वेश्चन पूछ लेती है। अब वो 47 की जगह आपको 74 कर दे, 74 बोल दे, यूपीएससी से कंफ्यूज करना है ना आपको। अब देखिए, इसके अलावा केंद्र सरकार 10 सदस्यों को नामित करती है जो प्रख्यात संरक्षणवादी, मतलब जो प्रख्यात है किसमें? संरक्षणवादी में, है ना, पारिस्थितिकी विद में, है ना, पर्यावरण विधि में। ये क्या है? ये प्रख्यात हैं, मतलब इनको अधिक, मतलब बोलते हैं इनको अधिक नॉलेज है ना, अधिक जानकारी है ये। वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े कार्यालयों और संस्थानों के अलावा NPWL में सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, भारत सरकार के व्यय सचिव भी सदस्य हैं इसके। अब देख रहे हैं कितना सदस्य हैं इसके, है ना। ये सब वन्यजीवों के संरक्षण के लिए और सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हैं कार्यालय ये, है ना, और संस्थान है, तो इनकी संरचना हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑस्कर 2025। दोस्तों इसके बारे में क्या जानते हैं? ऑस्कर के बारे में, और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता टॉपिक है, मतलब पूछा जा सकने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्कर वाला। 2025 में ये खबरों में है और आपके यूपीएससी में पूछा जा सकता है, आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाने वाला टॉपिक है। देखिए ऑस्कर, है ना, दी, अब देखेंगे 2025 ऑस्कर नॉमिनेशंस। अब देखिए थोड़ा मैं आपको बता दूं ये ऑस्कर के बारे में। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, है ना, आर्ट्स एंड साइंसेज ने 97वें यानी 97वें
ऑस्कर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा कर दी है। अब भैया कौन कौन विजेता हम सबको देखेंगे अभी, है ना। इस समारोह का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में इसका किया गया आयोजन, है ना, 2 मार्च 2025 को। इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार अनोरा को मिले। किसको? अनोरा को, जिसने 5 कैटेगरी में अवार्ड जीते। किसने? अनोरा ने। तो आपकी यूपीएससी में पूछा जा सकता है, या इसके अलावा कोई एग्जाम देने वाले हो उसमें यह पूछा जा सकता है। अब तो देखिए बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं ना, अब तो बहुत एग्जाम आ रहे हैं, है ना, अगर आप उसे देने वाले हो तो। और आप यूपीएससी के देंगे, स्टेट पीसीएस के देंगे, और भी एग्जाम देंगे, है ना, वनडे एग्जाम तो आप देते ही भी होंगे। तो हर चीज में आपकी ये करंट अफेयर्स उपयोगी है। अब देखिए द ब्रुट लिस्ट को 3 कैटेगरी में, जबकि एमिलिया पेरेज और ड्यून पार्ट 2 को 2-2 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। देख लिया आपने, तो इनको ये ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। नोट में आप देखेंगे इस बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में पहली बार एक ब्लैक डिजाइनर पॉल टाजवेल को ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम है जिनको ऑस्कर मिल चुका है, और इनकी लिस्ट है ना। अब देखिए 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 के विजेताओं की सूची, थोड़ी इनकी सूचियों पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हो सकता है कि आपकी यूपीएससी में या कोई एग्जाम में नाम दे के पूछ ले, है ना, किसको 97 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन विजेता है, तो हम देख सकते हैं इसको। तो देखिए अभिनय श्रेणियां, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, जिसे हम बोलते हैं अनोरा, क्या बेस्ट एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर आप देखिए एड्रियन ब्रॉडी, जिसे हम बोलते हैं द ब्रूट लिस्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कीरन कलिन, ए रियल पेन, है ना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स जो सल्दाना, एमिलिया पेरेस, थोड़े नाम वैसे हैं पर सही है ना। अब देखिए फिल्म और निर्देशन आप देखेंगे, बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर शीन बेकर, अनोरा, है ना, इसी की फिल्म के हैं। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रूट लिस्ट, बेस्ट एडिटिंग अनोरा, है ना। तो नाम है भैया। अब देखिए लेखन श्रेणियां देखिए, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अनोरा, बेस्ट एडोप्टेड स्क्रीन प्ले कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय और एनिमेशन कैटेगरी आप देखेंगे, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इसके हैं कौन, आई एम स्टिल हियर, ब्राजील के हैं ये। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, है ना, ये फ्लो। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, इनका नाम क्या है, इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, ये कैटेगरी है ना। अब देखिए बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट हो गया। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स EIMAI, जैसे हम बोलते हैं एमिलिया पेरेस। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन विकेड, है ना। आप इसको थोड़ा PDF से या एक बार उसे क्लास द्वारा देख कर एक बार और देख लेंगे तो आपके इन पर अगर आपकी एक बार 2 बार नजर पड़ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक आपके एग्जाम में याद आ जाएंगी, है ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, है ना, पॉल टाजवेल ब्लैक डिजाइनर को पहली बार अवार्ड मिला, है ना। बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग, जिससे हम बोलते हैं द सबस्टेंस, इसको मिला, है ना। बेस्ट साउंड ड्यून 2। डॉक्यूमेंट्री श्रेणियां, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड, इनके नाम है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड, जिसे आधिकारिक रूप से अकादमी अवार्ड्स कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है ये। क्या? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कार्यों को सम्मानित करता है। मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री के जो भी बेहतरीन जो भी कार्य हैं, जिन्होंने कार्य किया बेहतरीन, उनको क्या करता है? सम्मानित करता है। ये ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। कब? 16 मई 1929 को, जो आपकी यूपीएससी में पूछा सकता है, आपके कोई भी एग्जाम हो। यह पहली बार हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में एक छोटे समारोह में दिए गए थे। कहां पर? जो भी हॉलीवुड के जो रूजवेल्ट होटल है, तो उसमें एक छोटा समारोह हुआ था,
उसमें ये दिए गए थे। अब देखिए ऑस्कर ट्रॉफी, ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी एक सोने में मड़ी हुई मूर्ति होती है। अब आपने ऑस्कर ट्रॉफी देखी है, ट्रॉफी आपने देखी होगी, एक सोने की एक मूर्ति होती है ना, तो ये ट्रॉफी एक सोने से मड़ी हुई मूर्ति होती है, जिसमें एक सूरवीर तलवार पकड़े हुए एक फिल्म रील पर खड़ा होता है। अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं या कहीं गूगल पर देख सकते हैं ना। इस फिल्म रील में 5 स्पोक्स होते हैं जो ऑस्कर के 5 मुख्य विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब देखिए इसके अभिनेता है ना, एक्टर्स, इसमें कौन कौन होते हैं देखिए, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक, तकनीशियन। अब कौन देता है ये देखो, AMPS के लगभग 10,000 से अधिक सदस्य अलग अलग कैटेगरी में नामांकित फिल्मों को वोट देकर विजेताओं का चयन करते हैं, है ना, ये वोट डालते हैं। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड की प्रमुख कैटेगरी, आप देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिए, प्रमुख प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन होती है, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार, है ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, है ना, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ संगीत और गीत। ये क्या है, ये ऑस्कर अवार्ड की प्रमुख कैटेगरी है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। ऑस्कर अवार्ड्स हर साल फरवरी या मार्च में आयोजित किए जाते। कब, फरवरी या मार्च के महीने में। और इन्हें आमतौर पर डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स जो अमेरिका में है में आयोजित किया जाता है। तो हमने आपको ये बता दिए ऑस्कर से संबंधित जो भी नाम थे। नाम थोड़े देखने में आपको थोड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन वो हो सकता है वो नाम आपको एग्जाम में देकर और उसको पूछ ले, है ना। तो जब आप एक बार पढ़ लेंगे 1-2 बार तो वो आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेंगे, है ना। अब देखिए विदर्भ ने तीसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी, हमारा नेक्स्ट खबर है। विदर्भ ने तीसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी, आप देखिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर हम आपके लेके आ रहे हैं जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, इंटरव्यू, यूपीएससी के अलावा आप स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसके अलावा सबके लिए उपयोगी है ना। तो अब देखिए आपके कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। हाल ही में विदर्भ ने नागपुर में केरल को हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। किसने, विदर्भ ने। जो आपकी, जैसे आप देखते हैं ना एग्जाम में कभी कभी खेल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, खेल से संबंधित टॉपिक को पूछ लिया, अगर मान के चलो अगर यही आ गया और आपसे यही पूछ लिया गया तो आप इसे सही तो कर देंगे, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। केरल और विदर्भ के बीच फाइनल मुकाबला 5वें दिन ड्रॉ पर समाप्त हुआ। कब, 5वें दिन। तो ये मुकाबला आपके 5 दिन चला था, है ना। अब देखिए आगे, विदर्भ ने पहली बार पारी में मिली बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम किया, मतलब इन्होंने खिताब अपना जीत लिया। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी का खिताब जीता, है ना। कब, देखिए ये जो खिताब जीता ना, विदर्भ ने तीसरी बार जीता है ना। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी का खिताब जीता है। इससे पहले उसने 2017-18 और 2018-19 में खिताब जीता था। इससे पहले कब उन्होंने 17, 18 और 19 में ये खिताब जीत चुके थे, 2 इससे पहले। और रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यह भारत की प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास प्रतियोगिता है, भारत की प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है। इसमें राज्य क्रिकेट संघों की टीमें भाग लेती हैं, है ना। जो भी राज्य क्रिकेट संघ है इनकी टीम भाग लेती हैं। प्रतियोगिता ग्रुप स्टेज और नॉन नॉकआउट चरणों में खेली जाती है। मुंबई ने सबसे अधिक 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक किसने जीती है, मुंबई ने। कितनी बार, 41 बार। दोस्तों हमारी नेक्स्ट खबर है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025, है ना। देखो ये बंदूक जो आपको दिखा रहे हैं इस फिगर में, इस पर बैन, मतलब ये इसको बंद कर दिया, मतलब दिखा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ये है कि जैसे हम सामूहिक स्तर पर जैसे हम विनाशकारी जो भी शस्त्र यूज करते हैं जिससे बहुत बड़ी मात्रा में एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है,
बहुत से लोग मारे जाते हैं, बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नष्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को रोक के लिए ये इसी चीज़ पर ये हर साल एक दिवस मनाते हैं। जो कब मनाया जाता है, कब क्या होता है, हम सारी चीज़ बताएंगे। देखिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 हर साल 5 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाती है। ठीक है, मतलब जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, जो भी शस्त्र हैं उनका गलत तरीके से यूज ना हो, लोग उसका यूज करना ही बंद कर दें और उसका प्रसार करना बंद कर दें और इनके बारे में लोगों को जागरूक करना। देखो भाई, ये यूज करने से कितने लोग मारे जाते हैं या कितने लोग मारे जा सकते हैं, कितना एनवायरमेंट प्रभावित हो सकता है, और उसका प्रभाव आप एक दिन के लिए नहीं, लंबे समय तक देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी बम फेंका था अमेरिका ने, उसका प्रभाव अभी भी है, अब देख सकते हैं। इस दिन का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता और इस समझ को बढ़ावा देना है, इसका मेन उद्देश्य है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, यह दिन सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न खतरों और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व की याद दिलाते हैं। मतलब सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न खतरों, मतलब सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न खतरों मतलब ये हो गया कि ऐसे हथियार, है ना, ऐसे शस्त्र जो एक सामूहिक कई संख्या के लोगों को, मतलब अधिक संख्या में लोगों को जान की हानि हो सकती है, और जो अधिक मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो नष्ट हो सकती है, और अधिक मात्रा में जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित हो सकता है। अब इसका असर 1 साल 2 साल तक नहीं रहता, इसका असर लंबे लंबे समय तक रहता है ना। इसका असर आप देख सकते हैं जापान में। देखिए, अभी हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे, आज वहां के भी बच्चे जो बताते हैं कि कोई अंधे होते हैं, तो कोई लंगड़े होते हैं, कोई कैसे होते हैं, मतलब अपाहिज टाइप के। तो इसलिए इस पर, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इन पर रोक लगाने के लिए यह दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा इस दिवस की शुरुआत किसने की थी? इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 2021 में इस महत्वपूर्ण दिवस की स्थापना की, ताकि निरस्त्रीकरण और अप्रसार से जुड़ी शिक्षा और जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए 5 मार्च को मनाते हैं। जो भी इससे जुड़ी शिक्षा है लोगों तक पहुंचाना, बताना इसके बारे में, देखो कितना हानि है, और इससे मानव अशांति भी फैलती है ना। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों से उत्पन्न बढ़ते खतरों को देखते हुए इस विषय पर वैश्विक चेतना बढ़ाने का निर्णय लिया है। मतलब अब देखेंगे, जो भी जैविक हथियार होते हैं, रासायनिक हथियार होते हैं, जैविक हथियार मतलब जैसे वायरस वाला, जैसे बोलते हैं, मतलब कोई इसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। केमिकल आप देखेंगे, जैसे मस्टर्ड गैस हो गई, है ना, जैसे भोपाल त्रासदी हुई थी, आप देखेंगे ये केमिकल वेपन हो गए। आपके जो परमाणु हथियार, जैसे आप देखेंगे परमाणु बम हो गए, है ना, ये क्या है, इनके चलाने पर, इनको रोकने पर और इनके बारे में जो भी हानि होती है उसको बताने के लिए लोगों में चेतना दी है ना, वैश्विक स्तर पर। तो यह बात है इसमें। अब इतिहास देखेंगे। देखिए, 2021 में आप देखेंगे, 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव पेश किया। कब? 2021 में। कब, कहां पर किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। 7 दिसंबर 2022 में आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 5 मार्च को इस दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया कि भाई अब देखिए, हम 5 मार्च को हम इस दिवस को मनाएंगे। ये कब किया? 7 दिसंबर 2022 में। नोट में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, क्या? 5 मार्च 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? ये 5 मार्च 2023 को। तब से अब हर साल मन रहा है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य देखिए, सामूहिक विनाश के हथियारों से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से युवाओं को निरस्त्रीकरण और अप्रसार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित करना। देखो इनसे क्या हानि हो रही है ना। महत्व क्या है? देखिए, यह दिन सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न खतरों और उनकी विनाशकारी क्षमताओं को की वैश्विक याद दिलाता है।
वैश्विक याद दिलाता है। देखिए इन्होंने कैसे जनसंहार किया था, कैसे प्रदूषित वहां की, देखिए मिट्टी आप देखिए आगे अभी भी कैसी है, प्रदूषित मिट्टी है वहां की। भाई वहां की जलवायु जब प्रदूषित हो गई है तभी तो लोग वहां के ऐसे हो रहे हैं जापान के। आप देखिए, यह संवाद और शिक्षा को बढ़ावा देकर यह दिवस दुनिया को अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होता है। तो एक बात और लिखिए, देखिए इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाता है। कब? 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो ये एक सप्ताह हो गया हमारा, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में ये हमारा हर साल संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाता है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय, अब देखिए, वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है, ये कार्यालय है ना। उन्होंने यूएनओडीए की स्थापना 1982 में हुई थी और बाद में इसे निरस्त्रीकरण मामलों का विभाग बना दिया गया और मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने पढ़ ली। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आप अपने जब स्टेशन पर जाते होंगे, है ना, आप जब रेल की यात्रा करते हैं ना, तो आपको देखते हैं आपके उनके गले में पट्टा होता है, गले में एक आई कार्ड टाइप का, तो उनमें ये छपा होता है IRCTC। तो कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि ये क्या है, ये सरकारी या प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट है या कैसा क्या है? कभी तो आपने सोचा होगा। तो देखिए IRCTC ये तो आपने देखा ही है, IRFSC को साथ आपने ना देखा हो, हम इसको देख लेंगे। देखिए अभी IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। कौन सा? देखिए नवरत्न की बात हो रही है, नवरत्न का दर्जा मिल गया है। क्या होता है नवरत्न, कैसी क्या चीजें, हम सभी इसमें देखेंगे। देखिए तो दोस्तों हमारे सेशन को शेयर जरूर करें, है ना, शेयर करिए और दोस्तों बताइए कि शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे कैटेगरी, है ना, भारत सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, जिसे बोलते हैं IRCTC, और भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसे बोलते हैं IRFC को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है। देख लीजिए, जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU को, है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस फैसले के साथ आप देखेंगे, इस फैसले के साथ अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, इनको क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा मिल गया है, जिससे उन्हें वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। मतलब अपने ये निर्णय अधिक मात्रा में ले सकते हैं। अब हमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है ये खुद तय कर सकते हैं, है ना। अब इन पर सीमाएं जो थी बार की वो कम हो गई है ना। अब देखिए इस समावेशन के साथ अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पब्लिक सेक्टर यूनिट को अंडरटेकिंग को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब 7 कौन कौन से इनके एक बार इनके नाम देख लीजिए। हो सकता है कि इनमें से कोई नाम मिस करके आपको पूछ ले कि इनमें से कौन नवरत्न दर्जा प्राप्त रेलवे प्रक्रम का हिस्सा नहीं है, पूछ सकता है। तो देखिए पहला है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो जुलाई 2014 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था इसे। दूसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड। तीसरा है IR कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, है ना। चौथा है हमारा RITES, है ना, RITES। और 5वां है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इनके नाम आपने देखे होंगे, खूब सुने होंगे आपने। भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, जिसे हम बोलते हैं IRCTC। और 7वां कौन सा है? भारतीय रेल वित्त निगम, IRFC। अब IRCTC और IRFC क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए IRCTC और IRFC के बारे में तो पहले हम जानेंगे IRCTC को। तो यह है भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करने वाली इकाई है। तो जब आप टिकट बुक करते हैं ना, तो टिकट बुक करते हैं तो आपकी साइट पर यही लोगो लिख के आता है ना, IRCTC वाला। तो ये क्या करता है? ये भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करने वाला इकाई है।
और इसका वार्षिक कारोबार कितना है? 4270 करोड़। और टैक्स के बाद लाभ देखेंगे 1111 करोड़। अब बात करते हैं IRFC की। यह भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा है। कैसी? भारतीय रेलवे वित्तीय शाखा, मतलब जो रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए धन जुटाने का कार्य करती है। जो भी बुनियादी ढांचा हो गया है ना, जो भी बन रहा हो रेलवे का, चाहे प्लेटफॉर्म बन रहा हो, चाहे ब्रिज बन रहा हो, चाहे गेज बिछ रहा हो, तो जो भी बुनियादी ढांचे होते हैं ना रेलवे के, उनके लिए वित्त देता है कौन? IRFC। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों, जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब कौन सी श्रेणियां देखिए? जो भारत में सार्वजनिक उपक्रम है मतलब सरकारी, है ना, महारत्न मतलब सबसे बड़े और सबसे अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त भारतीय सरकारी उपक्रम है ना। नवरत्न उद्योग प्रदर्शन करने वाले मध्यम स्तर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें अधिक निवेश स्वायत्तता दी जाती है, मतलब अधिक मात्रा में ये निवेश के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है लोग इनको। अब कितनी हम सारी चीज देखें इसमें। मिनी रत्न मतलब श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड छोटे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें सीमित प्रचालन स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब इनकी एक सीमा दे रखी है कि आपको इससे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए, है ना। अब देखिए नवरत्न का दर्जा पाने की योग्यता, क्या योग्यता है? कंपनी को मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब आपको नवरत्न का दर्जा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। पिछले 5 में से कम 3 वर्षों तक उत्कृष्ट या बहुत अच्छा MOU रेटिंग होनी चाहिए, है ना। MOU रेटिंग का मतलब ये होता है, देखिए अगर कोई कंपनी है, अगर आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो अगर आपकी रेटिंग 50% से कम आ रही है, आप थोड़ा बता दो इसको, देख लीजिए MOU रेटिंग, है ना, 50% से कम आ रही है, तो मतलब ये है कि आपका जो रेटिंग है ना वो बैड रेटिंग है। कैसा? बैड रेटिंग है, मतलब प्रदर्शन आपका खराब है, खराब, है ना। अगर आपकी रेटिंग 50% से लेकर के 60% पे जाती है ना, तो आपकी रेटिंग गुड मानी जाएगी। कैसी? गुड, क्या बोलते हैं उसको? संतोषजनक। कैसी? संतोषजनक है, संतोषजनक, ठीक है। अगर आपकी यही रेटिंग 60% से लेकर के 70 तक जाएगी ना, 70%, तो आप गुड की कैटेगरी, मतलब गुड, गुड। अगर यही रेटिंग आपकी 70% से लेकर के 80% पर जाएगी, 80% तक, तो आप वेरी गुड, वेरी गुड। अगर यही रेटिंग अब देखेंगे 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है, मतलब एबव, तो मतलब ये है आप एक्सीलेंट हैं, है ना, एक्सीलेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, है ना। ये MOU क्या करता है? रेटिंग प्रदान करता है। तो आप बोलते नहीं, जैसे कोई सेवा कोई आपको प्रदान कर रहा था, बोलते हैं, वो बोलता है कि सर हमारी रेटिंग जरूर दीजिए, है ना, हमें कितनी रेटिंग मिल रही है, तो अब वो यही सिस्टम है। अब देखिए निम्न 6 प्रदर्शन संकेतकों में 60+ अंक प्राप्त करनी चाहिए, मतलब हमारी रेटिंग यहां तक होनी चाहिए, 60% से 70% तक होनी चाहिए, 70% से ऊपर हो, बस 60% से कम ना हो। हमारी रेटिंग 60% से कम ना हो, 60 से ऊपर हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 तक हो, पर 60 से कम नहीं होनी चाहिए, तब आपको ये नवरत्न का दर्जा मिलेगा। ये इनका मानदंड है ना। अब देखिए शुद्ध संपत्ति पर शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन लागत में कुल उत्पादन लागत में कर्मचारियों की लागत, है ना, कितनी लागत है आप देखिए, पूंजी पर कर पूर्व लाभ, कारोबार पर ब्याज और कर पूर्व लाभ, प्रति शेयर आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, ये सारी चीज होनी चाहिए, है ना। जैसे लिखा है ना, पूंजी पर कर पूर्व लाभ, लाभ से पूर्व जो भी पूंजी पर जो भी टैक्स लगता है उसकी बात हो रही है ना। कारोबार पर ब्याज, जो भी ब्याज है, कर भरने से पहले कारोबार पर कितनी ब्याज दे रहे हैं आप लोग, है ना, ये सारी बातें इसमें। प्रति शेयर आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन के साथ प्रदर्शन आपका,
है ना। और ये शुद्ध संपत्ति पर शुद्ध लाभ, आपका लाभ कितना हो रहा है, इन सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। नवरत्न का दर्जा मिलने के लाभ क्या है, देखिए वित्तीय स्वायत्तता कितनी हो जाएगी आपको, ये 1000 करोड़ तक का निवेश बिना सरकारी स्वीकृति के कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 1000 करोड़ का निवेश करना है ना, तो आपको उसमें सरकार की परमिशन नहीं चाहिए, इतनी आपको स्वायत्तता है, मतलब इतना आप स्वतः निर्णय ले सकते हैं। 1000 इन्वेस्टमेंट तक, 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। किसी एक परियोजना में 15% शुद्ध संपत्ति और वार्षिक रूप से 30% शुद्ध संपत्ति अधिकतम 1000 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता, नए उपकरणों की खरीद और प्रतिस्थापन पर कोई वित्तीय सीमा नहीं है, इन पर कोई वित्तीय सीमा नहीं है। नए उपकरणों की खरीद कर सकते हैं, मतलब खरीद कर सकते हैं, और इन पर कोई वित्तीय सीमा नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट खबर है, देखिए कौन सी, क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर पद की शपथ ली है। क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर पद की शपथ ली है। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों जल्दी से हमारे सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, क्या पूछना चाह रहे हैं इस करंट अफेयर्स से संबंधित चीज़ों को, या आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो आप हमको जरूर बताएं, है ना। चलिए शुरू करते हैं अगली खबर। देखिए ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी जिसे हम बोलते हैं OBP के क्रिश्चियन स्टोकर ने देश में संसदीय चुनाव के 5 महीने बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। संसदीय चुनाव के मतलब चुनाव होने के 5 महीने बाद, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सितंबर 2024 में देश में हुए संसदीय चुनाव में किसी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को निर्णायक जनादेश नहीं मिला, ठीक है, इसलिए देर हो गई थी। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या, देखिए क्रिश्चियन स्टोकर 3 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। मतलब जो भी क्रिश्चियन स्टोकर हैं, जो गठबंधन हुआ है उसमें 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां का गठबंधन हुआ है और उसका ये नेतृत्व करेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रिया के इतिहास में पहली बार देश में 3 पार्टी गठबंधन सरकार बनी है। मतलब ऑस्ट्रिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी है ना। क्रिश्चियन स्टोकर OBP सोशल डेमोक्रेट्स और न्यू पार्टी के 3 पार्टी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी कौन सी आपकी, OBP हो गई, है ना। देखिए क्रिश्चियन स्टोकर OBP सोशल डेमोक्रेट्स और न्यू पार्टी के 3 पार्टी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और 29 सितंबर को हुए 2024 के संसदीय चुनाव में अति दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने 183 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद में 57 सीटें जीती हैं। कितने, 57 सीटें जीती इसने। देखिए अब इस चुनाव में OBP ने 51 सीटें जीती हैं, सोशल डेमोक्रेट्स ने 41 जीती हैं, न्यूस ने 18 सीटें जीती हैं, और इन तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है ना। अब बात क्या, देखिए गठबंधन क्यों हुआ। अब गठबंधन सरकार क्यों करती है, कोई सरकार अगर जीतने वाली हो, कुछ वोटों से हार गई हो, मतलब कुछ सीटों से, और अगर अन्य पार्टियां अगर गठबंधन करके अगर उससे ज़्यादा बहुमत प्राप्त कर लेती हैं, तो ऐसा क्या वजह होती है, मतलब कि वो पार्टियों को गठबंधन करना पड़ जाता है। तो देखिए यही बात आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए फ्रीडम पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है। कैसी, दक्षिणपंथी पार्टी है जो देश में बिना बुलाए प्रवासियों को बाहर निकालना चाहती है, ये कारण है इसका। फ्रीडम पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, अगर फ्रीडम पार्टी सत्ता में अगर आ जाती है तो जो बिना बुलाए जो प्रवासी है ना, ये बाहर चले जाएंगे, इनको बाहर निकाल देगी ये सरकार। तो फ्रीडम पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए तीनों दलों ने चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति जताई है, ये वजह है ना। तो हमारा मानना है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऑस्ट्रिया की संसद जिसे फेडरल असेंबली या संघीय विधानसभा के नाम से जाना जाता है, एक द्विसदनीय निकाय। कैसा, ये एक द्विसदनीय निकाय। तो आप बताइए आपके भारत में जो संसद है उसके कितने निकाय हैं, आप हमको बताइए कमेंट में। आपके भारत में जो संसद है इसके कितने निकाय हैं, है ना। 60 सदस्यीय संघीय परिषद, 60 सदस्यीय
संघीय परिषद संसद का ऊपरी सदन है, जैसे हम बोलते हैं राज्यसभा अपने भारत में ना। 60 सदस्यीय संघीय परिषद संसद का ऊपरी सदन है जो ऑस्ट्रिया के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती है। और आप देखेंगे इसके अलावा 183 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद, 183 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद संसद का निचला सदन है जो 5 साल की अवधि के लिए जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, है ना। तो राज्यसभा, लोकसभा, तो लोकसभा के लिए तो जनता 5 साल की वोट डालती है अपने भारत देश में। अब आप यहां देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय परिषद हो गया लोकसभा, यहाँ का निचला सदन, और यहाँ का संघ परिषद हो गया इसका ऊपरी सदन, ऑस्ट्रिया का, है ना। अब देखिए ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है, वियना, और मुद्रा इसकी यूरो। तो ये भी पूछ सकते हैं आपके किसी एग्जाम में। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है। ये हमारी नेक्स्ट खबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी मेंस, इंटरव्यू और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए। तो देखिए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी पशु से अगर प्यार करते हैं या उसके बारे में दिलचस्पी दिखाते हैं तो समझ लीजिए वो आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, शेर के बच्चे को खिला रहे हैं, ये है ना, शेर के बच्चे के साथ ये खेल रहे हैं। अब देखिए ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शेर के बच्चे को पकड़े हुए हैं। ये मतलब यह है कि इनको बचाने की इनकी दिलचस्पी अधिक है, इनके प्रति इनकी दया भाव अधिक है इन जीवों के प्रति। तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में बनतारा का उद्घाटन किया है। कहां पर, गुजरात के जामनगर में बनतारा का उद्घाटन किया है। बनतारा एक वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। क्या है, वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है बनतारा, है ना। इसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। देखिए हाल ही में बनतारा के राधे कृष्णा मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट, राधे कृष्णा मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट श्रेणी में 2025 प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग, किसको, राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को, ठीक है। बनतारा आप देखेंगे, बनतारा की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बनतारा की। बनतारा गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल रिफाइनरी परिसर के भीतर 3000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है ना। तो यह भी आपकी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। बनतारा केंद्र के बारे में आप देखेंगे, है ना। देखिए यह वन्यजीवों के आवास की हानि, मानव पशु संघर्ष, जो भी वन्यजीवों के आवास की हानि हो रही है या मानव पशु के साथ संघर्ष है या जंगली जानवरों के अवैध शिकार हो रहे हैं, है ना, तो जंगली जानवरों के अवैध शिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है, ठीक है। यह पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र 200 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से अधिक बचाया गए लुप्त जानवरों का घर है। ये कितने, 1.5 लाख से अधिक बचाए गए लुप्त जानवरों का ये घर है, क्या, बनतारा। और पशु बचाव, संरक्षण, पुनर्वास केंद्र या कितने, 200 से अधिक हैं। इसलिए आपकी यूपीएससी के लिए या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप लोग। यह वन्यजीव जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाता है, भाई बनाएगा, ठीक है। यह वन्यजीव जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाता है। इसमें हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उस एग्जाम में अगर ये आ जाए आपके करंट से लिंक करके कि ये बताओ हाथियों के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया वो कहां पर है, पूछ सकता है। तो आपने पढ़ा, आप इसका जवाब दे देंगे। तो आप बताइए दोस्तों कहां पर है, कमेंट करिए, है ना। अब देखिए हमारी नेक्स्ट खबर और आज की हमारी अंतिम खबर, और हम आपको ये भी बताएंगे ये क्लास होने के बाद आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी, और ये क्लास की जो पीडीएफ है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, है ना। तो जो भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र हो तो आप इसकी पीडीएफ को लेकर के एक बार रीड कर सकते हैं, और वैसे बातों को तो आप हमारी बातों को तो सुन ही रहे होंगे, है ना। अब देखिए राष्ट्रपति ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 के विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब ये क्या होते हैं हम चीज को देखेंगे। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हो या भारत के राष्ट्रपति कोई काम कर रहे हो तो विश्वास मानिए वो खबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो खबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हाल ही में भारत ने तीसरी
SABA यानी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, हाँ, ये जीती है। प्रमुख बिंदु आप देखेंगे, भारत ने फाइनल में मालदीव को हराकर ये है चैंपियनशिप जीती है। किसने? भारत ने मालदीव को हरा करके यह चैंपियनशिप जीती है फाइनल में। ये थोड़ा हमारे फैक्ट है जो हमें थोड़ी ध्यान रखने हैं। यह मुकाबला नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला गया। ये आपको जगह भी थोड़ी ध्यान रखनी है। दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम, तो आपको या तो वो स्टेडियम का नाम पूछ लेगा या वो सिटी का नाम पूछ लेगा, ये आपका राजधानी का नाम दिल्ली का है ना, पूछ सकता है। और ये और आपके देश के राष्ट्रपति जी हैं, है ना, तो इनकी खबर है, तो आपकी UPSC के लिए या आपकी कोई एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो बनती है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया है, इसलिए ये खबर में है। नोट में आप देखेंगे, नवंबर 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पहली विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में पहली बार 2015 में, है ना। किसने? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को 8वें विजिटर्स पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया है। तो ये थोड़ी बातें हैं जो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर्स के रूप में राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर के रूप में, देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 8 के तहत, ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 8 के तहत, ये धारा वगैरह आप याद रख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर है, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति 184 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विजिटर हैं। कितने? 184 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विजिटर हैं। कौन? वर्तमान में राष्ट्रपति जी, मतलब आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। विजिटर के पास केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति की समीक्षा करने और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है, इसको, है ना। आप देख सकते हैं, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति विजिटर पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। जो भी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस होता है उसके दौरान क्या करेंगे? राष्ट्रपति विजिटर पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। अब देखिए, 8वां विजिटर्स पुरस्कार 2023 का, देखिए, विजिटर पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन सा? पहला नवाचार, दूसरा अनुसंधान, तीसरा क्या? देखिए, तीसरा है आपका प्रौद्योगिकी विकास, है ना। अब देखिए, नवाचार के लिए विजिटर पुरस्कार आप देखेंगे BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरपेला श्रीकृष्णा को, उन्होंने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी में नवीन स्वदेशी नवाचार विकसित करने के लिए इसे दिया गया था, यानी प्रोफेसर को, है ना। अनुसंधान आप देखेंगे, अनुसंधान विजिटर्स में आप देखेंगे हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्वनी कुमार नांगिया को, उनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया था। तो आप थोड़े इनके नाम एक बार 2 बार देखने का आपको याद हो जाएंगे। जीव विज्ञान आप देखेंगे DU मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती व पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार को संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, ना, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब देखिए, प्रौद्योगिकी विकास के लिए गतशक्ति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश्वर, है ना, वेंकटेश्वरलू चिंतासा को दिया गया और उन्हें लैंडफिल नगरपालिका प्लास्टिक कचरे से वाणिज्य पैमाने पर पेट्रोल डीजल उत्पादन में उनके शोधन के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये हमारी खबरें रही आज की, है ना। और जो भी हमारे छात्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो अपना कंटेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि हमें करंट अफेयर्स मिले इंग्लिश में, है ना, पढ़ने के लिए, तो देखिए हमारी PDF ये इंग्लिश में भी पूरी है ना। तो आपको चाहे आप हिंदी माध्यम के छात्र हों, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों, आपको हर चीज़ आपको दोनों भाषाओं में मिलेगी। तो दोस्तों, तो ये आप हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं हमारे लिए, और आप हमारा यानी इस संस्थान नंदन IAS का और अपना दोनों का नाम रोशन करेंगे।
तो दोस्तों अगर आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे अंग्रेजी मीडियम के हों, आपके लिए लाभ होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको नंदिनी आईएएस के, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, वहाँ पर मोर पे जाएंगे तो हमारा वहाँ पर टेलीग्राम वाला ऑप्शन होगा, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो कैसा लगा सेशन आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आज हम रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।